नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस की वर्तमान स्थिति, उसके इतिहास और भविष्य की संभावनाओं के बारे में चर्चा करेंगे। इस वीडियो में सबसे पहले कांग्रेस के इतिहास की बात हम करते हैं। कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में एक ब्रिटिश ब्यूरोक्रेट ए ह्यूम के द्वारा किया गया। शुरू के वर्षों में कांग्रेस का उद्देश्य ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग करते हुए अपने लिए कुछ रियायत प्राप्त करना था। 19वीं सदी के अंत आते आते दादा भाई नौरोजी और रमेश चंद्र दत्त जैसे नेताओं ने उनके आर्थिक नीति की आलोचना शुरू कर दी तथा यह बताना शुरू कर दिया कि उनका उद्देश्य भारत का आर्थिक शोषण करना ही है। पुनः तिलक और गोखले जैसे नेताओं ने महाराष्ट्र के क्षेत्र में कुछ जन सामान्य को भी कांग्रेस से जोड़ने का प्रयास किया, लेकिन जनता से जोड़ने का पहला मौका इसे बंगाल में मिला जब लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को बांटने का फैसला किया। इसके बाद वहां स्वदेशी आंदोलन जोर पकड़ा, जिसमें बड़े पैमाने पर जन सामान्य ने भाग लिया और इससे कांग्रेस को मजबूती मिली। इसी सफलता को देखते हुए कांग्रेस के कुछ नेता स्वदेशी और बहिष्कार के कार्यक्रम को पूरे देश में लागू करना चाहते थे। इस मसले पर कांग्रेस के अंदर मतभेद हुआ और 1907 में सूरत में उसका विभाजन हो गया। फिर हम देखते हैं कि कुछ वर्षों तक कांग्रेस कमजोर होती चली गई, जिसमें दोबारा जान महात्मा गांधी के भारत आने के बाद आए। महात्मा गांधी के आने के बाद सन 1916 में कांग्रेस के दोनों गुटों का पुनः समझौता हो गया और उसके बाद महात्मा गांधी ने देश के विभिन्न वर्गों को इससे जोड़ने का प्रयास किया। हम जानते हैं कि शुरू में कांग्रेस का चरित्र शहरी उच्च वर्गीय था, इसमें पढ़े लिखे शहरी लोग ही थे। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम चंपारण सत्याग्रह के द्वारा किसानों को इससे जोड़ने का प्रयास किया। फिर 1918 में अहमदाबाद मिल एसोसिएशन में के द्वारा उन्होंने मिल मजदूरों को भी इससे जोड़ने का प्रयास किया। फिर हम देखते हैं कि 1919-20 ईस्वी में भारत के मुसलमानों ने अंग्रेजों के विरुद्ध एक मजबूत खिलाफत मूवमेंट शुरू किया। महात्मा गांधी ने भी इसे समर्थन दिया तथा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से मुसलमानों को भी जोड़ा। इसीलिए हम देखते हैं कि 1920-21 के असहयोग आंदोलन में मुसलमानों की बड़ी भारी सहभागिता थी। फिर इसके बाद महात्मा गांधी ने हरिजन उद्धार के कई कार्यक्रम किए और इस प्रकार समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़े लोगों को भी राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ने का प्रयास किया। पुनः 1929-30 आते आते सबने अवज्ञा आंदोलन के माध्यम से, जिसमें नमक मुख्य मुद्दा था, जो महिलाओं से डायरेक्ट जुड़ा हुआ था, उनके रसोई से जुड़ा हुआ था, साथ ही इस आंदोलन के कार्यक्रम में शराबबंदी को भी शामिल किया, जिसमें सबसे ज्यादा पीड़ित महिला ही थी। इन दोनों कार्यक्रम के द्वारा उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं की भी भागीदारी सुरक्षित की। 1930 आते आते भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे युवा भी उभर चुके थे। वे वामपंथी और समाजवादी रुझान वाले नेता थे। ऐसे में मिल मजदूरों में भी उनका प्रभाव काफी ज्यादा था। इन लोगों के मजबूत होने से कांग्रेस में उद्योगों में काम करने वाले मजदूरों और कामगारों की भी भूमिका काफी बढ़ी। कुल मिलाकर हम देखते हैं कि 1935 आते आते कांग्रेस सही मायने में पूरे भारत की पार्टी हो गई। इसका विस्तार उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम सभी जगह हो गया और इसमें समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व मिलने लगा। इन्हीं परिस्थितियों में सन 1937 में पहली बार चुनाव हुआ और कांग्रेस को पंजाब, बंगाल, सिंध को छोड़कर लगभग पूरे भारत में सभी जगह अपार सफलता हाथ लगी। इन्हीं परिस्थितियों में 1947 में देश आजाद हुआ, देश का विभाजन हो गया
मुस्लिम लीग के प्रभाव वाले क्षेत्र पाकिस्तान बन गए। जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने, नए संविधान का निर्माण हुआ और उस संविधान के तहत पहला चुनाव सन 1952 ईस्वी में हुआ। हम जानते हैं कि महात्मा गांधी ने कांग्रेस को सोशल डेमोक्रेटिक एवं लिबरल पार्टी बनाया था, जिसका आधार था स्वतंत्रता, समानता, सहिष्णुता, सामाजिक न्याय, व्यक्तिगत आधार, अधिकार और विकासवादी कल्याणकारी स्वरूप। नेहरू ने इसे मजबूती प्रदान की। प्रधानमंत्री बनने के बाद नेहरू ने विदेशी मामले में गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई, आर्थिक मामले में मिश्रित अर्थव्यवस्था और प्रोग्रेसिव टैक्सेशन की नीति अपनाई, राजनीतिक मामले में प्रजातांत्रिक व्यवस्था की नीति अपनाई, सामाजिक मामले में सामाजिक सुरक्षा की गारंटी दी और धार्मिक मामले में धर्मनिरपेक्षता की नीति अपनाई। हम देखते हैं कि जब 47 के बाद नेहरू प्रधानमंत्री बने तो उनके पहले कैबिनेट में विरोधी दल के नेताओं को भी शामिल किया गया। जैसे अंबेडकर को विधि मंत्री बनाया गया, उसी प्रकार से हिंदू महासभा के श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। इन परिस्थितियों में सन 1952 ईस्वी में नए संविधान के अनुसार पहला चुनाव हुआ और इस चुनाव में कांग्रेस को बड़ी सफलता मिली। लगभग 45% मत के साथ उसे 3/4 बहुमत मिला। कमोबेश यही स्थिति पहले 3 लोकसभा चुनावों तक जारी रही। कांग्रेस को लगभग 45 से 47% मत मिलते रहे और कुल लोकसभा सीटों का 3/4 सीट उसे मिलता रहा। इस बीच में एक ही अपवाद था, सन 1957 में केरल राज्य का विधानसभा चुनाव, जहां पहली बार कम्युनिस्ट की जीत हुई और नंबूदिरी पाल वहां मुख्यमंत्री बने। इसका महत्व उस समय इसलिए ज्यादा था कि यह दुनिया की पहली इलेक्टेड कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी। इससे पहले यूरोप में एक बिल्कुल छोटी सी, बहुत छोटी सी, जो भारत के किसी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के बराबर भी नहीं है, सैन मरीनो, वहां पर कम्युनिस्ट की सरकार बनी थी। अगर उसको हम छोड़ दें तो केरल अपवाद था उस समय दुनिया के सामने, इसीलिए इसकी चर्चा पूरे विश्व में हुई।